चलो, तो अब आज की डिस्कशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सेकंड असाइनमेंट की। तो अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने क्लासेस अटेंड करी, पहले रेगुलर सिलेबस में काम करा, फिर फर्दर कंपटीशन में काम करा, जिसमें हमने कुछ नई बातें समझी। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, हमने डी मॉवरेज थ्योरम समझी, उसकी इंप्लीकेशन समझी। कोई देखो, पता है क्या, सबके साथ ऐसा होता है कि जब पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स करोगे, बहुत ऑर्डिनरली ऐसा होता है, तो हमारे दिमाग में वो एज अ शॉक वेव आता है, हमें लगता है कि कितना कुछ नया है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो इट इज नथिंग एबनॉर्मल। गलती बच्चे कहां पे करते हैं कि वहां पे ये डिसीजन लेने की करते हैं कि बस मेरी बस हो गई, मेरे से इसके आगे काम नहीं हो रहा। वो गड़बड़ है। आई एम टेलिंग यू एंड आई हैव सीन इट फॉर सो मेनी टाइम्स। यही सारी बातें जो पहली बार में नई लगती हैं, वो हमें बहुत ऑर्डिनरी लगने लग जाती हैं बहुत जल्दी। पर पहली बार में जब ये सुनोगे, तो जैसे इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करता हूं, केवल उस सेंस को नोटिस करना कि देखो मैं उनको कैसे रिलेट करूंगा। जैसे मॉडुलस z किसी ने फॉर एग्जांपल दिया कि 1 है, तो अब हमें समझ में आता है कि मॉडुलस z1 को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि z बराबर है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के, या फिर हम कह सकते हैं कि z इंटू z बार बराबर है 1 के। तो इन तीनों बातों में से कौन सा यूज करेंगे, वो स्किल डेवलप होना इज एक्चुअली द रियल स्किल। वो कैसे आता है? जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो वो आना शुरू हो जाता है। जैसे पहली बार में हमने अटेम्प्ट करा तो हमें लगा कि हमारी डायरेक्शन करेक्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, उस बात पे गिव अप कर जाना प्रॉब्लम है। वहां पे गिव अप नहीं करना होता। इस प्रोसेस को समझो, ये सबके साथ होता है। मतलब जिस बच्चे का रैंक आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे भी आए, उन सबके साथ पहली बार में उनके लिए हमेशा ये काम पैनिक वाला होता है। तो इस वजह से कभी वरिड ना हुआ करो। चुपचाप बस जैसे काम करवा रहा हूं बस वैसे वैसे काम करो। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू वुड बी सरप्राइज कि वो हमें लगेगा कि अरे ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो हर साल ऐसा होता है। गलती लोग क्या करते हैं कि वो उस जोन में जाने से अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं बनती। अपने साथ भी ऐसा होता होगा, कंसिस्टेंसी नहीं बनती। कंसिस्टेंट रहो। अब ये एडवांटेज है, आई एम टेलिंग यू, आई कांट इवन इमेजिन दिस थिंग 5, 7, 10 years बैक, कि जो काम मान लो मैंने करवा दिया, अब जैसे हमने जो टॉपिक्स कर लिए उनको रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करोगे तो वो अपने आप यू वुड बी सरप्राइज कि जो बातें पहली बार में बड़ी लगती थी ना, वो अब लगेगा कि यार ये तो मुझे आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड किसी भी नए थॉट को, मैं भी अगर मान लो कि आज की डेट में कुछ नया पढ़ना शुरू कर दूं, लेट्स से कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना शुरू कर दूं, तो पहली बार इट वुड कम टू मी एज अ शॉकर कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वही थोड़े दिनों बाद जब उसी पे वापस आओ तो लगता है कि ये तो बहुत बच्चों वाला थॉट है। तो चलो, उसी प्रोसेस को डिस्कस करना है हमने आज वाली असाइनमेंट की डिस्कशन में। मेन काम तो हमने क्लासेस में सारा कर लिया है। असाइनमेंट का रोल क्या है कि हम उस थ्योरी की इंप्लीमेंटेशन को अपने आप करके देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया वैसे इंप्लीमेंट करा हमने अपने आप। अब तो उन क्वेश्चंस को हाथ से लिख के जब सॉल्व करते हो ना, तो अकल बनती है। तो अपनी अकल, अपनी अंडरस्टैंडिंग वो तब ग्रो करती है जब मैं सामने नहीं होता हूं, क्वेश्चन सामने होता है और उसको सोचते हो कि मैं इसको ऐसे करूंगा, तो तब अपना सेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको राइट तरीके से पुश करो। गारंटेड हमारे पास बहुत टाइम है, उस टाइम को हमने बिल्कुल परफेक्टली यूटिलाइज करना है। तो चलो, आज वाले असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी थे। हर क्वेश्चन को प्रॉपरली नोटिस करते हैं कि उसमें क्या क्या बताया था। चलो, इस फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो, हर क्वेश्चन की टर्म को नोटिस करना। अब देखो, अब हमें आता है, अब जैसे मेरे सामने ये टर्म अगर आती है ना, तो मेरे पास इसको देख सकने के दो ढंग हैं, और हम लोगों ने अब करा हुआ है, तो हम सबके पास अब दो तरीके हैं कि इसको कैसे कैसे बोल सकें। मॉडुलस z1 प्लस z2 अगर मॉडुलस z1 माइनस z2 के स्क्वायर के बराबर है, तो हम चाहें तो स्क्वायर को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे? z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार लिखा, ऐसा ही उस तरफ भी करा, z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार। एक्सपैंड करते ही हमें क्लियरिटी है कि z1 बार दोनों तरफ बनेगा, वो कैंसिल। तो ये z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इक्वल टू 0 आ गया, जहां से कि रीअरेंज करके z1 बाय z2 बराबर आ गया माइनस z1 बाय z2 पूरे के कॉन्जुगेट के, जो कि क्या डिपिक्ट करता है कि z1 बाय z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। अब ये हमें आता है,
जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होता है, तो वो कब होता है? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो हमें क्लियरिटी है कि Z1 बाय Z2 इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसका रियल पार्ट क्या होगा? 0। सिंपल सा सेंस। इसी बात को देख पाने का ये एक तरीका था। इसी को मान लो किसी ने ऐसे भी सोचा कि हमें दिया गया है कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 बराबर है मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के। तो अब मुझे ये आता है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 क्या बनता है? अगर ये Z1 हो, ये अगर Z2 हो, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 सिंपली ये डायगोनल का एंड पॉइंट बन जाता है, इसका एक डायगोनल की लेंथ, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इसका दूसरे डायगोनल की लेंथ। तो एक पैरेललोग्राम में अगर टू डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल हो, तो हमें क्लियरिटी है कि वो जो पैरेललोग्राम होगा वो गारंटेड रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर भी है, पर स्क्वायर तो एक तरह से एक रेक्टेंगल ही तो है एक्चुअली। तो इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, तो उसमें आपस में साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई बाय 2 है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 पाई बाय 2 है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 2 है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। सिंपल सी कहानी ये। अब देखो, इसको क्वेश्चन को हम कितने सिरों से कितने तरीकों से पकड़ सकते हैं, इस प्रोसेस को पकड़ना, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। ये मेन स्केल है। इसमें हमें ये सिंपल था, हमें दिया गया कि एक एन साइडेड पॉलीगन है और उसका एक वर्टेक्स हमें दिया गया, सेंटर उसका ओरिजिन है, एक वर्टेक्स दिया कि Z1 है। तो जब मुझसे एडजेसेंट वर्टिसेस अगर पूछे गए, तो हमें क्लियरिटी है कि मुझे जब कभी ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है, जब भी मुझे OP को रोटेट कराना है बाय एन एंगल थीटा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि OP को, इस OP को जिसमें O ओरिजिन है, को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका मॉडुलस 1 हो और आर्ग्यूमेंट थीटा हो। क्यों? क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड कर जाता है। तो अब ये एंगल कितना था? ये पूरा एंगल मुझे दिखता था कि 2 पाई है, तो टू साइड्स के बीच में एंगल कितना होगा? 2 पाई बाय n। तो अगर मैं Z1 को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसका आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाय n है, तो जो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये कैसे बनेगा? सिंपली इसको 2 पाई बाय n रोटेट करा के यहां पे आ जाएगा q। तो ये एक्चुअली q बन गया जो कि हमें चाहिए। और अगर ये नीचे वाला r चाहिए, तो Z1 को मल्टीप्लाई कर दो, बजाय क्लॉकवाइज से रोटेट करने के एंटी क्लॉकवाइज से, e की पावर आइटा 2 पाई बाय n। ये इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो जाते हैं, जो कि अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा। देखो डी ऑप्शन यही है। पर इस सेंस को नोटिस करो कि इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं। और बहुत सिंपल कहानी है, पर ग्रेजुअली हम लोग ना रिदम बन जाता है बहुत इजीली। मॉडुलस Z बराबर है √3 के, वो तो हो गया सर्कल। उसको सॉल्व क्या करना? रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर, Z को अगर मैं x प्लस आइटा y लेता हूं, तो रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर बन जाता x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा XY। तो उसका रियल पार्ट ये बना, ये गिवन है कि 0 है, तो वहां से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ गया 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन बनी। तो नंबर ऑफ आंसर्स कितने आ गए? 4 ऑप्शन है। तो देखो सुन के ना ग्रेजुअली पता है क्या होगा कि सुन के हमारे माइंड में इसका सेंस बन जाता है, वही चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई एक दिन में हमें सब कुछ आ जाए ऐसा होना जरूरी नहीं है। लोग डराते हैं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, मैं सरप्राइज होता हूं एक्चुअली, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है। हमें बस जैसे जैसे बताया जाए वैसे उसको जड़ से पकड़ना आना चाहिए, अकेला वो काम है और वो आ जाता है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, पर ये ड्रिप बाय ड्रिप हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। दैट इज द टास्क। चलो अब इसका सेंस नोटिस करना, ये भी काम का है। किसी ने मुझे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए कि एक लाइन में, तो जब ये Z1 Z2 Z3 अगर मान लो कि अगर ये कोलिनियर अगर हैं, तो हमें ये क्लियरिटी है कि अगर ये एक लाइन में अगर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, कह सकते हैं क्या ये एंगल पाए है। तो अब जब ये एंगल पाए है, तो Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट निकालो, वो इस लाइन का एंगल बन जाएगा, वो हो गया मान लो थीटा। वही आर्ग्यूमेंट होगा Z2 माइनस Z3 का, वो भी थीटा होगा। देखो Z2 माइनस Z3, नोटिस करो मैं डायरेक्शन सेम ले रहा हूं,
Z1 माइनस Z2 करा, Z2 माइनस Z3 करा, मैंने एक लाइन में लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अलग है। Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो Z2 माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट पाई प्लस थीटा हो जाएगा। देखो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा ना, तो वो पाई रोटेट होके बन जाएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर काम का है। तो अब अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 जीरो हो गया। तो कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 ये बराबर है जीरो के। मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 ये प्योरली रियल है। तो अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, इसके ऑप्शंस को नोटिस करो, मुझे ऑप्शन से दिखता है कि यहां पे उन्होंने कॉन्जुगेट का इन्वॉल्वमेंट करा। रियल से मैं कॉन्जुगेट वाली बात पे कैसे आता हूं, एक रियल नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार। सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यही ऑप्शन है यहाँ पे। देखो मैं ऑप्शंस पे अब जाके पढ़ता। ये ऑप्शन कहता है Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये Z3 बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। दिखता है कि ये ऑप्शन होगा। डायरेक्टली देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये जो पहला ऑप्शन है ये एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो हमें चाहिए। इसी के साथ अब वैसे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मान लो कि अगर कहीं पे किसी जगह पे एंगल अगर 90 डिग्रीज होता, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 होता, Z2 होता, Z3 होता, तभी एंगल पाई बाय 2 होता। तब हमें समझ में आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर हो जाता पाई बाय 2 के उस क्वेश्चन में। तो अगर वो पाई बाय 2 हो जाता तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उस केस में हमें क्लैरिटी है कि तब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता ये प्योरली इमेजिनरी होता। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो ये अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होता। अगर ये क्वेश्चन होता तो मुझे देता कि these three form a right angle triangle at Z2, तो उस केस में सिचुएशन ये हो जाती। उस केस में यहां पे Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आता। इस केस में देखो कॉन्जुगेट के बराबर आ गया ना। तो जो ये लाइंस हैं जैसे जैसे मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये पहली बार में हमें सुन के नया लगता है, अगली बार सुन के क्वेश्चन के बीच में देख के हमें ये बहुत ऑर्डिनरी मतलब हम लोग को ग्रेजुअली ये रियलाइज होने लग जाता है कि ये पॉइंट कोई बहुत अलग नहीं है, हमें आ सकता है। ये बिल्कुल सिंपल था। अगर कोई ध्यान से देखे तो मेरी समझ में ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ था। ये Z1 है, ये Z2 है, ये लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा के रेशियो में डिवाइडेड है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला करा होता है ये वही लगा हुआ है। और वो कब लगता है, जब वो कोलिनियर होते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, बहुत ही सिंपल था ये तो। नेक्स्ट था, देखो मॉडुलस Z किसी ने दिया R है, ठीक है, वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट हो गया। अब Z ओमेगा Z, ओमेगा Z कैसे बनता है, Z को 120 डिग्री रोटेट करा के। तो अब यहां और Z प्लस ओमेगा Z। तो इस क्वेश्चन में देखो सिंपली मैं तो क्या करता कि मैं Z को यहीं मान लेता कि ये रहा Z। अब जब ओमेगा Z करेंगे तो 120 डिग्रीज घुमा दिया। तो Z अगर मान लो, Z जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, Z अगर R है तो जो Z प्लस ओमेगा Z है, ओमेगा Z कितना होता है, सो ओमेगा इज व्हाट, सिंपली 1/√3 मतलब माइनस 1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो वो क्या बन गया, माइनस R/2 और √3R/2, माइनस R/2 और √3R/2 ये बना। Z प्लस ओमेगा Z अगर नोटिस करो तो Z कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर Z आ गया। ये बना Z प्लस ओमेगा Z। ओमेगा स्क्वायर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, ये है ओमेगा स्क्वायर, यहां पे होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है, -2π/3। तो जब उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहां पे आ जाएगा, सिंपली π/3 हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का π/3। देखो मैंने कैसे ऑब्टेन करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो पाई ऐड हो जाएगा। तो जब यहां से पाई घुमाओगे तो ये एंगल यहां से कितना बचेगा, यहां से नापते हैं ना हम लोग आर्ग्यूमेंट, तो वो हो जाएगा π/3। अब इसको बोल पाने के अलग अलग ढंग हो सकते थे, पर चलो साफ बिल्कुल क्लियर कट ये रूट बनता। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट π/3, Z से मल्टीप्लाई करा तो सिंपली इसको π/3 रोटेट करा। चलो मतलब इन एनी केस माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे भी डायरेक्टली क्या बनता, 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 इंटू R। तो बन गया सिंपली R/2, ये पॉइंट आ गया R/2, √3 R/2। तो इसमें नोटिस करो कि जो
जो y कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम है √3r/2, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये बन गया बेस इस ट्राइंगल का विच इज √3r/2। सिंपली ये कितना बना, r/2 इधर r/2 इधर, तो इस ट्राइंगल का एरिया बना हाफ ऑफ बेस विच इज r इंटू हाइट विच इज √3r/2। ये हमें गिवन है कि 4√3 था। सिंपली यहां से r निकाल लो, r² √3 कैंसिल हो गया, r² आ गया 16, r आ गया 4। डी ऑप्शन बन गया इसका, क्यों, क्योंकि r 4 आ गया। नेक्स्ट में अब ये सिंपल था, ये एलिप्स का सेंस हम जानते थे, हमें क्लैरिटी है कि PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a होता है एलिप्स में। तो F1 F2 उसके फोकाई होते हैं और F1 F2 डिस्टेंस एक्चुअली कितना होता है, 2a। तो यहां पे इस कंडीशन के वैलिड होने के लिए Z1 और Z2 F1 F2 होने चाहिए। तो जो F1 F2 डिस्टेंस होता है उसको एलिप्स के केस में 2ae जो होता है उसको 2a से कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो e होता है वो फ्रैक्शन होता है एलिप्स में। तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस मतलब F1 F2 इसको छोटा होना चाहिए 2a से, जो कि इस केस में लैम्डा था। ये ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन बन गया। तो इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमने इसको डील ऐसे करना था। ये बिल्कुल जो हमने पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही है, इसको हम लोग जो थोड़ी देर पहले करा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मैं इसको यहां ले जाके स्क्वायरिंग कर दूं, एक तरीका ये था, और इसको हम लोग एक्सपैंड करना अब आगे जानते हैं। या फिर इसमें एक बात नोटिस करो कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे Z1/Z2 से डिवाइड कर लेता, Z2 से अगर डिवाइड कर लेता तो ये गिवन है। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो Z1/Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस आयोटा से और माइनस आयोटा से मुझे दिया गया है कि इक्वल है। Z1/Z2 माइनस आयोटा बराबर है Z1/Z2 प्लस आयोटा के। तो वो कब होता, जब Z1/Z2 आयोटा और माइनस आयोटा से अगर इक्वल डिस्टेंट है, तो Z1/Z2 कहां पे लाई करेगा, हमें विजिबल है कि इस लाइन के ऊपर, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस। मतलब Z1/Z2 कैसा हो गया, प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो Z1/Z2 इज प्योरली रियल, इसका बी ऑप्शन बन गया। ये इसका सेंस था। और देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर एक बच्चा स्टूपिड रोल में जाए, वो Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 ले ले, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ले ले, लगा रहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें गलती किसकी हुई, उसको ये अभी ये पता नहीं चला कि जो कार्टेशियन फॉर्म में z को x प्लस आयोटा y लेना वो सबसे बच्चों वाली बात है, जो शुरू में करवाई जाती है फॉर स्कूल सिलेबस। अब हम लोग हमारी दुनिया उससे बहुत आगे आ गई, तो जब आ गई तो उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए परफेक्शन में। मेंस में क्वेश्चन इसका इतना सॉफ्ट सा, इतना इजी सा आएगा कि वो हमारा 15-20 सेकेंड्स में सॉल्व होना चाहिए मेंस में, जेई मेंस में। जेई एडवांस में भी वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बहुत नहीं घुमाते। लोग क्यों पैनिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना, जितना आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो उतना करा नहीं होता। इतने को ही बस सिस्टमैटिकली पकड़ना शुरू कर लो ना, अपना क्वेश्चन जेई मेंस में गलत नहीं होगा, जेई एडवांस में गलत नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्री के मार्क्स हैं एक्चुअली। अब इसको नोटिस करो, मॉडुलस ऑफ Z-2 मतलब Z का डिस्टेंस 2 से कम है, बड़ा है मॉडुलस ऑफ Z-4 से। तो मेरे मन में पहला थॉट ये आता कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर कब है, मॉडुलस ऑफ Z-2 मॉडुलस ऑफ Z-4 के बराबर कब है, जब Z यहां पे है, कहां पे, 3 पे, यहां पे दोनों से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अब 2 से ज्यादा हो, 4 से कम हो, ऐसा होने के लिए हमें दिखता है साफ साफ कि जो Z है उसको यहां होना चाहिए। दिखता है कि यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस यहां से कम होगा, यहां से ज्यादा होगा। इसके ऊपर दोनों से बराबर है, इधर लोगे तो 2 से कम हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा, पर हमें 4 से कम चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो ऑप्शन क्या बना कि जो Z का जो रियल पार्ट हो, जो कि 3 है, उससे ज्यादा होना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन बना, बी। ये इसका सेंस था, और ये भी डुएबल था और सिंपल था। ये सेम था। अब ये बिल्कुल जो भी हमने करा, इस तरह के 2 भी कर लिए, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब ये भी हमने ये करा हुआ है सर्कल के सेंस से, मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर है 15 के, तो हमें क्लियरिटी वो ये सर्कल Z2 माइनस 3 माइनस 4 आया था। Z2 का डिस्टेंस 3,4 से 5 है, 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस भी 5 है, तो इसका मतलब ओरिजिन इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो
इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना बना, हमें फिगर से दिखता है कि वो ये हुआ मिनिमम, और जो मैक्सिमम बना वो कितना हुआ, हमें विजिबल है कि वो इसके ऑपोजिट हो गया, ये वाला, ये हुआ मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना बना, फिगर से ही नोटिस करो, ये डिस्टेंस पूरा कितना बना 10, इसका डायमीटर, और ये वैसे कितना था टोटल 15, तो ये डिस्टेंस कितना बचा 5। तो जो मिनिमम बचा दिस इज 5। चलो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ही मिनिमम है, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 5 ऑप्शन था। चलो अब देखो यहाँ पे मॉडुलस z किसी ने 1 दिया, तो मेरे दिमाग में सारे थॉट आ गए कि सर्कल है, या फिर z को x प्लस आयटा y ले सकते हैं, सबसे स्टूपिड बात, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा भी ले सकते हैं, और z बार को 1 भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे -1 प्लस 3z पूछा कि ये क्या होगा, तो मुझे डायरेक्टली कुछ क्लिक नहीं करा, मैंने सोचा कि -1 प्लस 3z को मैं ले लेता हूं समझाने के लिए, चलो x प्लस आयटा y। तो अब जो ये 3z का जो z है उसका मॉडुलस z 1 है, तो उसको मैंने ले लिया cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, ताकि कि मैं इस x और y को बना सकूं। तो x कितना आ गया -1 प्लस 3 cos थीटा, y कितना आ गया 3 sin थीटा। अब विजिबल है यहां से कि सिंपली यहां से थीटा एलिमिनेट कर दो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के, विच इज अ सर्कल जिसका रेडियस कितना 0 0 -1 0 और रेडियस 3। ये ऑप्शन बना। ये सिंपल है। देखो अगर ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमें गिवन है, तो इसका मतलब ए बी बी सी और सी ए इक्वल होंगे, ए बी बी सी सी ए इक्वल होंगे। ए बी निकालो तो वो z माइनस z का मॉडुलस बन गया, विच इज व्हाट 2 टाइम्स मॉडुलस z। बी सी निकालो, वो आ गया -z माइनस 1 माइनस z, इसका मॉडुलस वो कितना आ गया -z -1 प्लस z, वो आ गया 1। तो वहां से 2 टाइम्स मॉडुलस z आ गया 1, पहली इक्वेशन। साथ में ACA निकालो, CA कितना बन गया, नाउ दिस इज 1 माइनस 2z का मॉडुलस, 1 माइनस सिंपली CA बन गया 1 माइनस z। चलो 2z माइनस 1 लिख लेते हैं, उसका मॉडुलस ये बराबर है, इस केस में ये भी बराबर है 1 के। तो इसकी अब स्क्वायरिंग करके एक्सपैंड कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। अगर मान लो इसकी मैंने स्क्वायरिंग करके एक्सपैंड करा तो हमें विजिबल है कि सिंपली ए बी बी सी सी तीनों को हमने इक्वल कर लिया। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z माइनस 2z बार, ये बराबर है 1 के। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। z प्लस z बार ओरली समझ में आता है कि z प्लस z बार अगर करो वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बन जाता है। तो ये बन गया वही जो हमसे पूछा गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये बन गया 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, 2 पहले से बाहर है, और इसको अगर उधर ले जाओ तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर आ गया मॉड z का स्क्वायर के। मॉड z कितना है 1/2, तो ये 1/4 हो गया। ये ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन ना अपने आप जब एक बार सेंस बनना शुरू हो जाए ना, तो अपने आप ही उनका जवाब और उनका जो मोमेंटम है वो बनना शुरू हो जाता है, और बड़ा डूएबल सा काम है। पर पहली बार में नया लगता है, तो उस बात पे बस हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सेंस नोटिस करो। अब देखना इसको मैं सर्कल्स के साथ रिलेट कैसे करूंगा। देखो सर्कल में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज करी होती है, पावर ऑफ अ पॉइंट। अच्छा अब इसमें ना वैसे एक थॉट याद रखना, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 कभी भी अगर k दिया हो, कभी भी अगर k दिया हो, तो इसमें अगर तो ये k1 हो जाए, अगर तो ये k1 हो जाए, तब तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z1 बराबर है मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 के, k1 है। तो उस केस में z का लोकस क्या बनेगा, z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। z का लोकस क्या बनेगा, z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अगर k1 नहीं है तब ये हमेशा क्या बनता है, सर्कल। जैसे इस केस में नोटिस करो कि ये k3 है, तब ये क्या बनता है, सर्कल। स्क्वायरिंग करने पे सर्कल बन जाता है। तो हमने बनाना नहीं है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि सर्कल है, हमने कहा है। तो अब सर्कल के पता होने के बाद ये कैसे पता करें कि पॉइंट इंटीरियर है कोई कि एक्सटीरियर है। तो वो पता करने के लिए जब मेरे सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता था सर्कल्स का, तब तो हम कर लेते थे। अब यहां पे वो बनाएंगे पूरा, तो इट वुड टेक टाइम, तो बनाएंगे नहीं। इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि मैं क्या चालाकी करूंगा
कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 बराबर है 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 के, ऐसे लिखा। अब पेन मत उठाओ, सोचो मेरे साथ साथ। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 टाइम्स मॉडुलस z स्क्वायर बनेगा, यहां पे मॉडुलस z स्क्वायर। एक साथ करने पे वो 8 टाइम्स मॉडुलस z स्क्वायर बन जाएगा और आगे बाकी टर्म्स। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन बनी जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। वो कब बनेगी? जब मैं इस टर्म को पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके फिर इस टर्म को इधर ले जाऊंगा, तो वो सर्कल की इक्वेशन बन गई। आगे मैंने बनानी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा मेरा। मैंने उसको उस फॉर्मेट में लिख लिया। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसको अगर मैं 9 से इसको अब अगर मैं डिवाइड कर दूं, माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर। ये सेंस नोटिस करना, पहली बार में ये थॉट नया लगेगा, पर इसको बिल्कुल ऐसे समझना। बुक्स में उन्होंने इसको बहुत लंबे तरीकों से सॉल्व करा होगा, तो उनको करने दो। हमने इसको बिल्कुल ऐसे सोचना है। तो इस क्वेश्चन में अब अगर मुझे ये पता करना है कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था? पावर ऑफ अ पॉइंट। हम कैसे पता करते हैं? उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल देते हैं, s इज इक्वल टू 0 में डाल देते हैं। तो ये वही ऑलमोस्ट फॉर्मेट बना पड़ा है, बस हमें बस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 1 करना था, पर चलो साइन तो सेम ही आएगा ना। तो मैंने यहां पे इस इक्वेशन में मान लो z2 पुट कर दिया। मैंने जब सिंपली इसमें z2 पुट करा तो ये टर्म क्या हो गई? 0। z2 माइनस z2 0 हो जाएगा। ये बन गया z2 माइनस z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, पर बाहर माइनस साइन है, तो कैसा बना? नेगेटिव का स्क्वायर, विच इज नेगेटिव। तो जो पावर ऑफ z2 आ रहा है, मैंने इसे pz2 लिख दिया, वो नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही मैं pz1 बनाऊं, इसमें z1 पुट करो तो z1 माइनस z2 का मॉडुलस वो पॉजिटिव हो गया, ये टर्म 0 हो गई, वो पॉजिटिव आ रहा है, जो कि क्लियरली कन्वे करता है कि जो z2 पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर में है, z1 इस सर्कल के एक्सटीरियर में। और इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि मैंने यहां पे इस चीज का ध्यान रखा कि जब मैं स्क्वायरिंग करूं तो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बने वो पॉजिटिव बने। बनाई नहीं मैंने इक्वेशन, बनानी क्यों? टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो ये इस वाले सवाल का मेन सेंस था, लोग पकड़ नहीं पाते। तो हमें ये ऐसे आना चाहिए, हम कमाल कर देंगे पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा। अभी कभी आया नहीं IIT में भी। ये सिंपल कोनीस थ्योरम की कहानी थी, इस पे कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं थी स्टोरी, पर चलो। एंगल ABC हमें गिवन है कि 4 है और ये सिचुएशन है। B पे जो एंगल है दिस इज π/4। और ये C, Z1, Z2, Z3 ये सिचुएशन है। ये एंगल हमें गिवन है कि π/4 है। ABC एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ठीक है। तो मैंने इसको देखो, नोटिस करो, मैंने ABC को एंटी क्लॉकवाइज ही लिया, पर ये बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रैंकली JEE मेंस में वो इसके पास भी नहीं लेके जा रहे, इसके पास भी नहीं ला रहे JEE मेंस में। तो JEE एडवांस में भी वो लोग इसको, अगर ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए ना, तो लोग इतने पे भी पूरा पैनिक हो जाए, पूरा पैनिक हो जाए। मतलब इस लेवल तक भी वो ब्लॉक नहीं कर रहे। पर हमारा सेंस बना होना चाहिए, हम काम कर रहे हैं तो हमें आना चाहिए सब कुछ। तो इस केस में नोटिस करो Z1 माइनस Z2 और ये Z3 माइनस Z2, और AB मुझे गिवन है कि √2 टाइम्स ऑफ BC है। तो सिंपली यहां पे आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट ये कि मैं यहां पे अप्लाई कर दूं कोनीस थ्योरम। तो मैं क्या करता हूं? फाइनल आर्म Z1 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल आर्म Z3 माइनस Z2, ये बराबर है मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल, which is modulus of Z1 minus Z2 upon modulus of Z3 minus Z2 into e की पर आयटा बीच वाला एंगल, which is e की पर आयटा π/4। अब modulus of Z1 minus Z2 बना AB, modulus of Z3 minus Z2 बना BC। AB अपॉन BC हमें दिया गया कि √2 है, तो इसकी जगह लिखो √2, और e की पर आयटा π/4 को लिख दो cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4, जो कि क्या बनता है 1 प्लस आयोटा बाय √2। तो ये √2 और √2 कैंसिल हो गए, ये चले गए अपने मामा जी के घर। क्या बचा? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बराबर है 1 प्लस आयोटा के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आंसर बना लो। उन्होंने यहाँ पे नोटिस करो Z2 निकालने को कहा है, तो सिंपली इसको रीअरेंज करके Z2 निकाल दो, वो जो भी ऑप्शन बनता होगा वेल एंड गुड।
इस केस में कोई नहीं बनता होगा तो डी बना लिया, पर सेंस ये कोनीज थ्योरम की एप्लीकेशन थी। इसमें उन्होंने दिया कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा 2√2 है। इसका मतलब z सर्कल है जिसका सेंटर 0,2, रेडियस 2√2, वो सर्कल यहां पे 2,0 और माइनस 2,0 पे कट कर जाएगा। ये बनी सिचुएशन। तो ये डिस्टेंस 2√2 आ रहा है, देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 बता दो। इस फिगर में नोटिस करो कि ये एंगल कितना आ रहा है 45, ये एंगल 45। तो जो 2 और -2 हैं जो कि इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो हमें विजिबल है कि वो एंगल इस क्वेश्चन में कितना बना 90 डिग्रीज। ये एंगल कितना बना 90 डिग्रीज। तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल कितना बनेगा, क्योंकि z तो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है ना, वो बनेगा 45 डिग्रीज या फिर 135 डिग्रीज, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे लाई करता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी। ये इसका सेंस बनता। तो ग्रेजुअली सुन सुन के ना हमारे माइंड में ये पिक्चर, ये क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है कि इसकी डीलिंग कैसे होनी चाहिए थी। चलो अब यही इसी तरह का सेंस इसमें भी था। किसी ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो π/4 है। तो मुझे इसको पढ़ के, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 मतलब सिंपली 3 आयोटा विच इज 0,3 पॉइंट, और दूसरा है -2 आयोटा प्लस 4। इसको z -4 प्लस 2 आयोटा पढ़ सकते हैं, ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई। तो ये z जो है, एक पॉइंट है -4,2 और एक पॉइंट है 0,3। यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है z के ऊपर वो हमेशा π/4 है। तो हमें विजिबल है कि ये सर्कल बना जिसका जो सेंटर होगा उसके ऊपर जो ये एंगल सबटेंड करेंगे दैट वुड बी π/2। मतलब तो अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेंटर। मुझसे ये पॉइंट निकालने को कहा गया, मुझे ये एंगल दिया गया है कि 90 डिग्रीज है। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल थे। अब इसमें क्या क्या हो सकता था उसको नोटिस करते हैं। तो मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए था, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट चाहिए। तो सिंपली अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूं, 0 -4/2 -2 3 + 2/2 5/2, और सिंपली इसको इतना डिस्टेंस आगे ट्रैवल करा दो। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराऊं, देखो ये एंगल 90 डिग्रीज है, ये दोनों एंगल 45 हो गए। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही मुझे ये ट्रैवल कराना है। तो अब ये डिस्टेंस पूरा कितना था, इस पूरे के बीच में डिस्टेंस निकाल दो। -4 का स्क्वायर 16 और 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 16 + 1 √17। तो ये डिस्टेंस पूरा जो है ये √17 है, उसका आधा √17/2 हो गया। तो मुझे -2, 5/2 पॉइंट को √17/2 डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, √17/2 डिस्टेंस ट्रैवल कराना है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप कितना है, सिंपली 1/4 बन गया। तो इसका इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -4। तो -4 स्लोप पे मुझे इस पॉइंट को ट्रैवल कराना है इतना डिस्टेंस। वो सिंपली -1 + r cos थीटा सिंपली, और -2 + r cos थीटा 5/2 + r sin थीटा, और ऐसे माइनस वाला ले लो। तो इस केस में दो आंसर्स बनते, उन्होंने इन दोनों में से एक हमें दिया हुआ डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन का सेंस ये था, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आएगा, मेंस में नहीं आएगा, जेईई मेंस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, उसके लिए नहीं है, ये एडवांस के लिए क्वेश्चन है। और अभी जो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए वो एडवांस्ड होना चाहिए। अभी अपनी ड्रीम छोटी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग मेंस के लिए कर रहे हैं, हमें ये नहीं सुनना, हमारे ये काम का नहीं है, उस जोन पे मत जाना। अभी इस समय बिल्कुल रॉ जोन में हो, तो टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा एडवांस क्लियर हो, ये टारगेट होना चाहिए। मेंस तो बाय प्रोडक्ट है, मेंस तो हो गया साथ साथ, पर अभी आज की डेट में अपने ड्रीम को छोटा नहीं करना चाहिए कि मेरा टारगेट मेंस है, वो गलती है। हमें लगता है कि हमने इतना ही सोचना है, हमारी यही कैपेबिलिटी है, वहां अभी नहीं फंसना। अब देखो इसमें हमें टर्म क्या गिवन थी कि Z1, Z2, Z3 अगर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और एंगल C π/2 है, तो सिचुएशन ये रहा C विच इज Z3, ये Z1 और ये Z2, ये दोनों लेंथ हमें गिवन है कि इक्वल है। तो सिंपली ये इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना। तो चलो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है। वैसे ही 1 1 है नहीं, पर चलो यहाँ पे अब ये एंगल अगर π/2 है,
तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं सिंपली अप्लाई कर दूं कोनीस थ्योरम तो हमें विजिबल है कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 बराबर है मॉडुलस ऑफ दिस टू, वो दोनों सेम ही है, इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, जो कि क्या होता है आयोटा, सिंपली आयोटा बन गया, वो तो माइनस आयोटा नहीं आयोटा। ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी है कि Z2 माइनस Z3 सिंपली बराबर आ गया Z2 माइनस Z3 बराबर आ गया Z1 माइनस Z3 इंटू आयोटा। ये बन गई एक्सप्रेशन। साथ में अब अगर मान लो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, अब मान लो कि मैं ऐसे ही अगर यहाँ पे मुझे, अब मैंने ऑप्शंस को देखा तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्रिएटेड है, यहाँ पे भी Z1 माइनस Z2 स्क्वायर क्रिएटेड है, सी ऑप्शन में भी Z1 माइनस Z2 क्रिएटेड है। तो मुझे अब यहाँ पे ऑप्शन से समझ में आता है कि मुझे Z1 माइनस Z2 की नीड पड़ेगी, तो मैं कैसे बनाने की करूँ। अब मान लो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ कोनीस थ्योरम, मैं फिर कह रहा हूँ ये जेई मेंस में नहीं आएगा, ये सब कहानी जेई एडवांस के लिए, वो भी अच्छे केसेस में। नहीं तो अब देखो जब हम लोग जब तैयारी करेंगे अभी से, तो हम ये सोच के तो तैयारी करेंगे नहीं कि मेरा जस्ट हो जाए। अभी हमारी प्रिपरेशन की जोन में होगी कि हमारा रैंक भी आए और बहुत बढ़िया है, वो हम लोग का बिल्कुल वो मोटिव होना चाहिए। तो जब शुरू करोगे तो अपने ड्रीम को छोटा नहीं करना चाहिए। ये थॉट सुनो, जब ये थॉट तो बिल्कुल हमारे माइंड में थॉट जाना शुरू करता है ना कि कोनीस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे है, तो यू वुड बी सरप्राइज कि वो आना शुरू हो जाता है, कोई स्पेशल कहानी नहीं। अब जब मैंने यहाँ पे अप्लाई करी तो अब यहाँ पे बना फाइनल विच इज Z3 माइनस Z1 अपॉन इनिशियल विच इज Z2 माइनस Z1 बराबर है मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल। ये बन गया मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयोटा बीच वाला एंगल विच इज पाई बाय 4। ये बन गया टर्म। यहाँ पे नोटिस करो कि मॉडुलस Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 माइनस Z1 क्या बन गया 1/√2। क्या बन गया 1/√2, ये 1 और ये सिंपली एंगल पाई बाय 4 था ना, और ये क्या बनता है cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 विच इज 1 प्लस आयोटा बाई 2। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर आ गया इतने से। वहाँ से हमें क्या मिल गया कि अब मुझे Z2 माइनस Z1 मिल गया, मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैं Z2 माइनस Z1 अगर यहाँ से निकाल लूँ, अगर इसको इधर ले जाऊँ, इसकी चलो मान लो कि मैं स्क्वायरिंग कर लूँ। अब देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या बनता है 2 आयोटा, नीचे बन गया 4, तो ये बन गया आयोटा बाई 2। तो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 बाय 2 आयोटा, वो आयोटा बन जाएगा अकेला 2 आयोटा बाय 4 1 प्लस आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो यानी कि मतलब ये कहानी अब ब्रेक हो जाती, यहाँ तक हमने करा। तो यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट फंस रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल अब मैं क्या करता कि मैं Z2 माइनस Z1 अब मैं दोनों तरफ इस वाली टर्म की स्क्वायरिंग कर देता। स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करते ही यहाँ पे देखो ये बन गया था 1/√2, ये 1/√2 1/√2 1/√2 नीचे मिला के 2 बन गया, ऊपर 1 प्लस आयोटा आ गया। ये बनी एक्सप्रेशन। मुझे Z2 माइनस Z1 चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर करता तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाता, 2 आयोटा नीचे 4 आ गया, तो आयोटा बाई 2 बना। तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये बनी मेरे पास टर्म। अब जो Z3 माइनस Z1 है वो एक्चुअली बराबर है इसका जो होल स्क्वायर है। Z3 माइनस Z1 जो है वो अब यहाँ से एक्चुअली, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी यहाँ पे फिर से अप्लाई करके भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। यहीं मैं अगर डायरेक्टली भी स्क्वायरिंग कर लूँ तो उससे भी रिजल्ट सेम आता। तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर आ गया 2 टाइम्स ऑफ Z3, 2 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अब अगर मैं ऊपर अगर फिल कर दूँ तो यहाँ से ऑप्शन अब यहाँ पे केवल Z3 माइनस Z1 की वैल्यू बन गई बात। अब अगर मान लो कि मैं इसको लिख लूँ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 बाय आयोटा इंटू Z3 माइनस Z1।
और जो दूसरे वाला Z3 माइनस Z1 है उसकी वैल्यू मैं ऊपर से फिल कर दूँ, वो Z2 माइनस Z1 बाय आयोटा अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो Z2 माइनस Z1 बाय आयोटा डालते ही आयोटा आयोटा सिंपली -1 बन जाता और मेरा ये ऑप्शन बन जाता। पर इस क्वेश्चन में ये एक तरीका था ये था कि मैं यहाँ पे कोनिक थ्योरम अप्लाई करी, एक बार फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो उससे भी आंसर मैच कर जाता। पर ये बार बार सुन रहे हो कि ये कहानी की जो वैलिडिटी है वो है ही डायरेक्टली एडवांस में बढ़ाने के लिए, मेंस में वो इसके पास भी नहीं ला रहे। कोनीस थ्योरम में वो मेंस में, मतलब मेंस में तो वो कोनीस थ्योरम तो बहुत बड़ी बात हो गई, जितनी हमने कहानी कर ली है वो उसके पास भी ले जाए ना तो भी हम लोग बिल्कुल जीनियस जोन में हमारे क्वेश्चन भिड़ने चाहिए मेंस में। एडवांस में भी वो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी जो डाल रहे हैं ना वो भी इस सेंस से नीचे, काफी नीचे। तो इसलिए इन सबको अभी करने पे हम लोग बिल्कुल ही जबरदस्त जोन में जाना शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले आईआईटी में एडवांस में आया हुआ है सब्जेक्टिव पेपर में, और बढ़िया क्वेश्चन है। जो अब ऑफ लेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये बहुत साल पहले आया हुआ है, कभी 90s में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में, कभी 90s में, ये कभी सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है। पर सेंस समझना तो केवल ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपनिंग योर माइंड, ओपनिंग योर थॉट प्रोसेस मैंने अभी डिस्कशन में डाला, और बहुत स्पेशल नहीं है। किसी ने हमें ये सिचुएशन दी, Z1 Z2 है, ट्राइंगल के सिंपली हमें गिवन है मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 बराबर है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग Z1 प्लस Z2 A है, Z1 Z2 B है। तो अब अगर मुझे Z1 Z2 को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे Z1 Z2 क्या है, सिंपली हमें विजिबल है कि ये B कितना है Z1 इंटू Z2 और A कितना है Z1 प्लस Z2, तो मुझे इनके बीच में कनेक्शन डेवलप करना है। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि ये एंगल कितना गिवन है, सिंपली थीटा। तो फाइनल Z2 अपॉन Z1 बराबर मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल, वो बराबर थे इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। वही कोनिस थ्योरम अब अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो हमें विजिबल है कि फाइनल आर्म Z1 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल आर्म 0 माइनस Z2 विच इज माइनस Z2 बराबर मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल माइनस Z2 का मॉड Z2 हो गया इंटू ई की पावर आयोटा बीच वाला एंगल, जो कि इस केस में बन गया ई की पावर आयोटा। ये एंगल कितना बना, ये दोनों एंगल सेम होंगे ना, ये वाला और ये वाला, तो ये बन गया, ये थीटा निकाल दो तो कितना बचा, पाई माइनस थीटा, उसको बराबर डिवाइड करो तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 होगा, ये एंगल इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। इन क्वेश्चंस में इसके बाद सिंपल सी ट्रिक क्या होती है कि थीटा को एलिमिनेट करो। तो अब देखो, अब ये मेरी चालाकी समझना, अगर मैं इस वाली टर्म की स्क्वायरिंग कर दूँ, करूँ, और ये समझना कि मैं क्यों करूँगा, तो ये Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर बराबर आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस Z2 का स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 की जब स्क्वायरिंग करोगे तो वो पाई माइनस थीटा बन जाएगा। अब इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ई की पावर आयोटा पाई विच इज -1। ई की पावर आयोटा पाई का मतलब क्या बना, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो मुझे मिल गया कि Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू Z1 बाई Z2 इंटू Z2 बाय Z1, एक Z2 कैंसिल हो गया, नीचे Z1 Z2 आ गया, ये बराबर हो गया सिंपली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस Z2 का स्क्वायर। तो अब ये हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत तरीके थे। यहाँ पे अगर और कुछ ना क्लिक करें तो यहाँ पे कॉस वाली थ्योरम लगा लो, या वैसे अगर चाहो तो उसको डिवाइड कर लो ऐसे। देखो यहाँ पे नोटिस करो कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई 2 अपॉन बाई 2 होल डिवाइडेड बाय सिंपली ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस कितना बना, मॉडुलस ऑफ Z2, ये बराबर था साइन थीटा बाई 2। तो वहाँ से मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 वो बराबर आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 के। तो एक्चुअली ये जो बना ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये करना था। अब Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर को क्या पढ़ सकते हो, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 4 Z1 Z2, तो मुझे एक सेकंड में मिल जाता है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर विच इज A स्क्वायर माइनस 4 Z1 Z2 मतलब माइनस 4B अपॉन B, ये बराबर है 4 साइन स्क्वायर
थीटा बाय 2 के। अब इसको रीअरेंज कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाता। पर इस क्वेश्चन का सेंस क्या था, एग्जैक्टली वो अंडरस्टैंडिंग जो हमने यहाँ पे अभी भी क्रिएट करे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, पर सब्जेक्टिव के लिए था। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो पता है मैं क्या करता, मैं यहाँ पे Z1 Z2 को ही मान लेता। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका जो मॉडुलस है वो बराबर है, और उसके बाद हमने कोई इसका आंसर बढ़ाना था। तो मैं यहाँ पे Z1 Z2 को मैं तो एक्चुअली क्या करता कि मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेके आंसर बना लेता। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चा चालाक होता, मैं यहाँ पे ए और भी निकाल देता। Z1 Z2 क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बनने वाली इक्वेशन मुझे आती है, वो क्या होती है, Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे आंसर बढ़ाना वॉज अ चाइल्ड्स प्ले। ए कितना बन गया -1 और बी कितना बन गया 1 अकॉर्डिंग टू दिस टर्म। इन क्वेश्चंस में हमें, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मेरे सामने आता तो इसको इस रूप से करना स्टुपिडिटी थी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का था तो इसको ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ था, बुक्स में भी डाला हुआ है, पर इसको वैसे नहीं करना था। ये सिंपल था। यहाँ पे z माइनस, यहाँ पे z को सिंपली x प्लस आयोटा y ले लो और उसके बाद डील कर लो। z माइनस आयोटा रियल पार्ट ऑफ z, मतलब x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये बराबर है z x प्लस आयोटा y माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब माइनस y। तो अब सिंपली ये क्या बन गया, देखो आयोटा नहीं उन्होंने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के साथ, तो इसलिए मैं उसको एग्जैक्टली केवल y ही लूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल ही हो गई, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस वाई। ये कोई भी ऑप्शन बन रहा है नहीं, तो डी आंसर है इसका। ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरेस्टिंग था। इस तरह का क्वेश्चन मैं और भी असाइनमेंट में कराऊंगा, पर इसका केवल सेंस नोटिस करो, इस वाले क्वेश्चन का भी सेंस नोटिस करो। मॉडुलस z बराबर है 1 के, तो मॉडुलस z बराबर है 1 के को पढ़ के मेरे माइंड में ये तो आ गया कि सिचुएशन इसकी ये सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, z बार 1 है और वो सारी कहानी। यहाँ पे z को पढ़ सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर z अगर यहाँ पे है तो इसमें थीटा क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये एंगल। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट z/2 लिखा हुआ है ये एक्चुअली थीटा/2 है। तो मुझे एक्चुअली, अब सुनो इस बात को ध्यान से, ऑप्शन को पढ़ के मुझे ये क्लैरिटी हो गई कि मुझे इस थीटा को थीटा/2 में लेके जाना है, थीटा को थीटा/2 में लेके जाना है। तो अब मैं इसको कैसे डील करता हूँ वो पूरी तरह मेरे ऊपर है। मुझे थीटा/2 में जाना है, वो भी किसमें, tan में। तो अब मैं यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं tan थीटा/2 में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं इसको पढ़ लेता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 प्लस 2 आयोटा tan थीटा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, वो दोनों के नीचे आ गया। ये बन गई टर्म। अब ये नोटिस करो कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 है उसको पढ़ सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा/2। उसका न्यूमरेटर एक्चुअली 1 प्लस आयोटा tan थीटा/2 का होल स्क्वायर बना हुआ है। जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते थे 1 प्लस आयोटा tan थीटा/2 इंटू 1 माइनस आयोटा tan थीटा/2। तो एक 1 प्लस आयोटा tan थीटा/2 हो गया ऊपर नीचे कैंसिल, और मेरा आंसर बन गया, जो कि बन गया 1 प्लस आयोटा tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस आयोटा tan थीटा/2, विच इज द बी ऑप्शन। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं हुआ तो पैनिक मत हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता, मान लो आ गया मेरे सामने IIT में, और मुझे ये ऐसे क्लिक ना करता, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ क्वेश्चन। मैंने रो रो के इसको कराना है। कैसे, z दिया हुआ है मॉडुलस z 1 है, तो मैं z कोई भी मान लेता, 1 नहीं लिया। जब मैं स्पेशल केस लूँगा ना तो मैं z को बहुत ईजीली लूँगा, वेरी क्लोज टू ईजी लूँगा। z मान लो मैंने ले लिया 1/2 प्लस √3 आयोटा/2। मैं इस क्वेश्चन में z को ये ज्यूम कर लेता, z को मैंने ले लिया 1/2 प्लस √3 आयोटा/2। तो आर्ग्यूमेंट z कितना है, π/3। तो उससे उसका हाफ कितना हो जाता है, π/6। तो मेरा आंसर z कितना है, 1/2 प्लस √3 आयोटा/2। तो मैं यहाँ पे सिंपली आर्ग्यूमेंट z बन गया π/3, उसका हाफ कितना बन गया, π/6। मैं यहाँ पे tan थीटा की जगह, इसकी जगह π/6 डाल के देख लेता कि कौन से ऑप्शन से आंसर यही बन रहा है। जिससे बन रहा होता उसको मार्क कर देते।
तो जब एग्जाम में करो ना, जब पेपर दोगे तो वहां पे जैसे तैसे जोड़ करके स्पेशल केस ले लेके आंसर बनाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्वेश्चन पूरा ना भी आता हो तो भी आंसर पेपर में मार्क करा, हंसते हंसते मार्क करा। और सेंस होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भी सेंस होना चाहिए कि मैंने ये सिचुएशन ली जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा। तो चलो इस असाइनमेंट की भी सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करो, बीच में कुछ काम के थे, नेक्स्ट असाइनमेंट में इसी से हम और आगे बढ़ेंगे। चलो ऑल द बेस्ट।